इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेशन में, जहां मैं आपको बताऊंगा सोशल इंटरप्राइजेस के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा बिजनेस इंटरप्राइज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मींस अगर आप कोई व्यवसाय या रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया आपने, कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में क्लिक किया, उससे रिलेशन आपने कोई कंपनी बना ली, पार्टनरशिप लिमिटेड बना ली, फर्म बना ली, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस फॉर्म आप बना सकते हैं। और उन बिजनेसेस फॉर्म को बनाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट सोशल इंटरप्राइजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। आप कह सकते हैं कि अभी 2023 के हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग ये जो 21वीं सदी में है, तो सोशल इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट जो है अभी इवॉल्व हो रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे इंटरप्राइजेस सामने आ रहे हैं जो कि सोशल फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो मैं अगर आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं तो सोशल इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? वो सारे इंटरप्राइजेस जो कि काम तो कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है बिजनेस से, कुछ जनरेट होता है, बट जो प्रॉफिट का पोर्शन होता है वो उन लोगों के लिए सब्सिडरी होता है, या यूं कह लें कि सेकेंडरी होता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो उनका रहता है वो रहता है सोशल कॉज के लिए काम करना। तो इस तरीके की जितनी संस्था भी आप सभी के सामने काम कर रही है, वो सारी जो संस्थाएं होती हैं वो सोशल इंटरप्राइजेस के कैटेगरी में आती हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हम लोग इसी पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन सोशल इंटरप्राइजेस के, कि अगर आप कोई सोशल इंटरप्राइज रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया सोशल इंटरप्राइजेस का मीनिंग, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सोशल इंटरप्राइज सोशल इंटरप्राइज इन इंडिया इज एन एंटरप्रेन्योर एडवांटेज टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ कम्युनल, एथिकल, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किए गए हैं, कम्युनल, एथिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो ये बोला जा रहा है जो हमारी सोशल इंटरप्राइजेस होती है ये वेलबींग के लिए काम करती है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पूरे एनवायरमेंट एज अ होल, या फिर जो हमारे एथनिक कॉजेज होते हैं उनके लिए जो काम करती हैं। ये सारी संस्थाओं को हम लोग सोशल इंटरप्राइजेस बोलते हैं। सोशल बिजनेस प्रोफेशनल आर वर्किंग टुवर्ड्स द एक्सटेम्पराइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज एज कंपेयर टू द प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी सोशल इंटरप्राइजेस होती हैं ये काम किस लिए करती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर काम करते हैं और उस काम करने से इनको प्रॉफिट होता है तो वो इनका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका रहता है वो मेन इनका ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल कॉजेस की तरफ काम करना, और जो हमारी पूरी कम्युनिटी होती है उसको प्रॉफिट मेकिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सेट असाइड करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। तो जो हमारी सोशल इंटरप्राइजेस होती हैं उनके कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। आगे चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे द कस्टमरी गोल ऑफ ऑल द सोशल एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड द ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को फोकस नहीं कर सकते, किसी एक पर्सन को फोकस नहीं कर सकते, या यूं कहें कि अगर इनकी संस्था में 150 लोग काम करते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि जो हमारी ये 150 लोग हैं इनके लिए ही हम लोग काम करें। इनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम लोग पूरी कम्युनिटी एज अ होल के लिए काम करें, और जो हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी होने के बावजूद हम कुछ इस तरीके का पैसा जनरेट कर पाए जिससे हम लोग पूरी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। There are various types of establishment for the social business such as, अभी यहाँ बोला गया है कि बहुत अलग अलग तरीके की इंटरप्राइजेस होती हैं जो कि सोशल बिजनेसेस की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी तरीके हैं, देखिए सबसे पहले होता है हमारा नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस। आपने देखा होगा आपके अगल बगल बहुत सारी ऐसी संस्था हो सकती हैं, या यूं कहें कि एनजीओ हो सकती हैं, जो काम तो करती हैं बट वो नॉन प्रॉफिट बिजनेस इसलिए होता है क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव उनका होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट फिर भी वो कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई गरीबों में खाना बांटता है या कपड़े बांटता है, तो उसमें क्या हुआ, वो कपड़े जिस रेट पे लेके आए उनके पास पैसा आया डोनेशन से या कहीं से भी, वो पैसा आने के बाद उन्होंने कपड़े बांटे, उन्होंने खाना खिलाया, ये सारे काम करे। बट इसको खिलाने के लिए अगर अपने पास में वो 4 एम्प्लॉयज रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो जो 4 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनको तो सैलरी का पैसा मिला, तो वो जो पैसा उनको मिला हुआ है वो उनके लिए तो एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के तहत उन्होंने काम किया और उनको सैलरी मिली। बट हमारी जो पूरी संस्था एज अ होल होता है उसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता,
इसलिए हम उनको नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि हमारे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। अब हम लोग अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बात करें तो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, हमारे और आपके जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सोसाइटी में इस फील्ड के लिए काम करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग ना सोसाइटीज एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं जहां पे हम लोग मेंबर्स बनाते हैं। अगर हमारे और आपके जैसे 10 मेंबर इकट्ठा हो गए और वो चाहते हैं कि हम 10 मेंबर मिलकर एक सोसाइटी फ्रेम कर लेते हैं, वो सोसाइटी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या 2 4 10 ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकती है। उसमें क्या हो सकता है, सपोज अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किया तो वो हमारी एजुकेशनल सोसाइटी हो गई। अगर आप चैरिटी के लिए करते हैं तो वो चैरिटेबल सोसाइटी हो गई। अगर इसी चीज को आप रिलीजियस के लिए करते हैं तो वो हमारी रिलीजियस सोसाइटी हो गई। इस तरीके की तमाम सोसाइटीज हम लोग बनाते हैं और सोसाइटीज बनाने के तहत तहत हम लोग काम करते हैं। तो ये जो सोसाइटीज हमारी बनती हैं ये होती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों कम्युनिटी प्रोजेक्ट को अगर आप ध्यान से समझे तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट ये होता है कि पर्टिकुलर एक एरिया तक लिमिटेड रहता है, ये यूं कहें कि उस एरिया की जो कम्युनिटी है जिसके लिए वो काम कर रहा है वहां तक लिमिटेड है। अब मैं आपको बात करूं कि अगर कुछ ऐसे फायदे या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो कि हमारे जो समाज है उसमें कैटेगरीज होती हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो अगर पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए कोई, सपोज अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई प्रोजेक्ट आता है, उसमें उनको फायदे दिए जाते हैं, रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, तो वो सारे ही जो फायदे होते हैं वो हमारी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तहत आ गए। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं पूरी एज अ नेशन एज अ होल, तो हो सकता है कि अगर हम लोग पूरे नेशन में हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म चलता है, तो अगर पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी कोई बात आती है तो हो सकता है उसके अंदर तमाम छोटी छोटी अलग अलग कम्युनिटी हो, बट जो बेसिक अम्ब्रेला कम्युनिटी होगी हमारी वो होती है हिंदुइज्म। तो उसके लिए भी हम लोग कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तहत काम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेशल पर्पसेस बिजनेसेस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टर्म यूज हुआ है हमारा बिजनेस। तो क्या बिजनेस टर्म यूज हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो बिजनेस या पैसा कमाने का हो जाएगा? यहाँ पे लिखा गया है स्पेशल पर्पस बिजनेस, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है स्पेशल पर्पस का। किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को मैंने ले लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्टिव को भी ले सकते हैं या 2 4 5 ऑब्जेक्टिव के साथ में भी काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा स्पेशल पर्पस बिजनेस हो सकता है वहां पे हमारा पर्टिकुलर एक बिजनेस रहता है और उसी बिजनेसेस के तहत हम लोग काम करते हैं। तो ये कुछ इन तरीके के बिजनेसेस होते हैं, कुछ तरीके की स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं जो कि सोशल बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो देयर आर नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट और नो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव फॉर द लॉ टू ऑफर सोशल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। अभी देखिए यहाँ बताया गया है देयर आर नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स और नो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉ टू ऑफर सोशल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है ये अभी इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये कॉन्सेप्ट और इवॉल्व हो सकता है, और इवॉल्व होने के साथ साथ आपको और हमको अजीब अजीब तरीके के या यूं कहें तमाम तमाम लाइसेंसेस, जैसे आप अभी करने जाते हैं बिजनेसेस, तो आप अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको फूड का लाइसेंस चाहिए, उसके साथ फायर का लाइसेंस चाहिए, उसके साथ आपको जीएसटी का लाइसेंस चाहिए। ऐसे बहुत सारे लाइसेंसेस एप्लीकेबल हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बिजनेस हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं और ऑलरेडी ये बिजनेसेस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ क्या होता है, अगर आपको कोई सोशल एंटरप्राइज बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व हो रहा है, और इवॉल्व होने के साथ साथ हमारे लॉ के एंगल से अगर देखें तो हमारे पास अभी कुछ इस तरीके के पर्सपेक्टिव लाइसेंसेस नहीं है जो कि आपको सोशल एंटरप्राइज लाने के लिए चाहिए ही चाहिए। अभी हम लोग इसको रिलेट करते हैं बिजनेस टाइप से कि अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई तो आप सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। However, there is no exceptional advantage or exemption subject to the activities that are business person or enterprise undertakes and relying upon the kind of institute it seeks to include, as depending on that there may be certain benefits in terms of taxes and in terms of governance। अभी यहाँ पे जो बोला गया है वो ये बता रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्शनल एडवांटेज कोई नहीं देते। मीन्स ये है कि हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि उनको बहुत सारे एडवांटेजेस दे देंगे, क्योंकि होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग भी फिर मार्केट में आ जाएंगे जो कि सिर्फ एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए काम करेंगे। सोशल कॉज जो है वो हमारा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोगों को ये बातें बताई गई हैं कि इसमें हमको करना क्या है, हमको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं टैक्सेस के टर्म्स में और गवर्नेंस के टर्म्स में, कि वहां ये बताया जाता है कि अगर आप सोशल फील्ड के लिए काम कर रहे हैं तो आप जो प्रॉफिट बचाएंगे, प्रॉफिट के बाद अगर उसको भी आप किसी सोशल कॉज में यूज कर लेते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
ये मैं बात बता रहा हूं आपको इनकम टैक्स एक्ट की, जहां पे ये बात बोली गई है कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है और आप एक चैरिटेबल सोसाइटी हैं और उस प्रॉफिट को अगर आप रिटेन करते हैं, रिटेन करने के साथ साथ आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि अगर प्रॉफिट इस साल मेरा बच गया तो हम अगले साल आगे जाने के बाद उस प्रॉफिट को खर्चा करेंगे, और खर्चा भी कहां करेंगे, अपने उसी चैरिटेबल कॉज के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं तो उस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब बात करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स की। लीगल रिक्वायरमेंट्स वेयर स्टार्टिंग अ सोशल वेंचर इन इंडिया। अगर आप सोशल वेंचर इंडिया में बनाने चाहते हैं तो आपकी कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको ना बिजनेस फॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फॉर्म के तहत आप बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें क्या हो गया, एनजीओ इज कमिटेड not to make any profit from the business activities as it is engaged with all the profits to be utilized for improving the lives of people engaged। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बात बताई गई है कि एनजीओ जो होती है हमारी वो कमिटेड होती है कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना बट उसको सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, एंड विद ऑल प्रॉफिट्स टू बी यूटिलाइज फॉर इम्प्रूविंग लाइफ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ना लोग एसोसिएट होते हैं, उनको सैलरीज देनी होती हैं, उनके भी फैमिलीज होते हैं, तो वो सारा खर्चा तो मुझे करना ही करना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बात ये बताई गई है कि जो एनजीओ होती है हमारी वो एक पर्टिकुलर फील्ड में तो काम कर रही है बट उससे प्रॉफिट जनरेट होता है, बट वो जो जनरेट हुआ प्रॉफिट है उसके लिए उसको क्या करना है, उस प्रॉफिट को भी इनको यूटिलाइज करना है। किस लिए? फॉर इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल एंगेज्ड। मींस जो पर्सन एंगेज रहते हैं उनकी लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए हमको इस प्रॉफिट को भी यूटिलाइज करना है। Whereas a social enterprise is a model where all focus is increasing profits from the business activities but without a negative impact on society and for increasing good and social behavioral economical and environmental impact। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो ना सोशल एंटरप्राइज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ बोला गया है कि प्रॉफिट तो जनरेट करना है बट विदाउट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड फॉर इंक्रीजिंग गुड सोशल बिहेवियरल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अभी ये बात बताई गई है कि आपको प्रॉफिट तो जनरेट करना ही करना है बट उस प्रॉफिट को जब आप यूज करेंगे तो आपको सोशल कॉज होना चाहिए, बिहेवियरल कॉज होना चाहिए, इकोनॉमिकल कॉज होना चाहिए, प्लस साथ साथ एनवायरमेंट के जो इम्पैक्ट है उस पर भी आपको बेटर इफेक्ट करना है। मींस कोई ऐसी चीज आपको नहीं करनी जिससे आप एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे लॉ प्रोविजंस की कि अगर आप सोशल एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कौन कौन से वो लीगल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो हम लोग लॉ प्रोविजंस की बात अगर करें तो एनजीओज आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1992, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और स्टेट डेरिवेटिव ऑफ इट देयरबाय इन स्टेट और अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास 3 एक्ट निकल के आ गए। सबसे पहले एक्ट हो गया हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो कि 1992 का होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास निकल के आ गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि 1860 का है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास निकल के आ गया कंपनीज का एक्ट जो कंपनीज एक्ट हमारा होता है 2013 का। तो पर्टिकुलर अगर आप इवॉल्वमेंट देखें तो पहले 1860 का एक्ट हमारे पास चलता था जो कि हमारे पास होता था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन का। मैंने आपको बताया कि अगर आप सोसाइटी बना के काम करना चाहते हैं तो आप इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन लेने के साथ साथ आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारे पास 1992 में इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट क्या बोलता है हमारा कि इंडियन ट्रस्ट में अगर आपको ट्रस्ट फॉर्म में काम करना है तो आप इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सबसे लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा 2013 वाला है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपनीज की कि जैसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते थे, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते थे, इसी तरीके से अगर आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के साथ साथ आप काम भी करते हैं तो क्या हो सकता है, आप सोशल इंटरप्राइज बना के सोशल कॉजेस के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बताया गया वेयर एज अ सोशल एंटरप्राइज कैन बी रजिस्टर्ड एज अनदर सेक्शन आल्सो दैट इज एज अ प्रोड्यूसर कंपनी और अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि आप कंपनी बनाना चाहते हैं और किसी सोशल एंटरप्राइज के लिए काम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं या फिर आप एक सर्विस सेक्टर की कंपनी बना के चैरिटेबल कॉज कर सकते हैं। बट वहां पे क्या होगा कि अगर आप सर्विस सेक्टर की कंपनी बनाएंगे तो जो भी फायदे आपको दिए जाते हैं चैरिटेबल कॉज करने के लिए, अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी बनाते हैं तो वो सारे फायदे आपको नहीं मिलते। तो वहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप चैरिटेबल कॉज के लिए काम करने जा रहे हैं तो कंपनी फॉर्म करते ही समय स्टार्टिंग में ही आप सेक्शन 8 का एप्लीकेशन डालें, ना कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के साथ साथ जो बेनिफिट्स आपको मिलने थे सेक्शन 8 के वो नहीं मिलेंगे,
चैरिटेबल कॉज आप तभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि मैंने आपको बता दिया कि लॉ हमारे कौन कौन से हैं और कौन कौन सी बातें अफेक्ट करते हैं। अगर हमको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें हम लोग को किन किन एक्ट के तहत कराना है, जिसमें हमारा ट्रस्ट एक्ट हो गया, सोसाइटीज एक्ट हो गया और प्लस कंपनीज एक्ट हो गया। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। वाई रजिस्ट्रेशन, क्यों जरूरी है हमारा रजिस्ट्रेशन कराना। A registered entity naturally gains a legal status and becomes unaccountable for all the funds received in more ethical, social and legal terms. अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रजिस्टर्ड एंटिटी बनाना वैलिड इसलिए भी होता है क्योंकि आपको ही पता है अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड है, लीगली पेपर पे रजिस्टर्ड है, तभी उसकी लीगल एंटिटी होती है। बिना पेपर के आप लाखों रुपए का काम करते, ना ही आपका 1 रुपए का टर्नओवर काउंट होगा और ना ही कोई आपकी लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी। बट अगर आपने एक लीगल रजिस्टर्ड एंटिटी बनाई हुई है और वो लीगल जो एंटिटी है हमारी वो रजिस्टर्ड होती है, तो आपको क्या होता है, आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। जितने भी एथिकल, सोशल और लीगल टर्म्स के लिए आप काम कर सकते हैं और करने के साथ साथ जो आपको पैसा मिलता है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे ही बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एनजीओ इज नेसेसरी टू सीक टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने एनजीओ बना रखी है और उस एनजीओ को आपने इनकम टैक्स के 12A, 80G इस तरीके के रजिस्ट्रेशन हमारे होते हैं, अगर उनके तहत आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो ही आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हुए हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर क्यों ना ही आपकी एनजीओ कितनी ही पुरानी हो, बट एनजीओ का बेनिफिट लेने के लिए आपको इनकम टैक्स के तहत एपिलेट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। वो रजिस्ट्रेशन आपका 12A का हो सकता है, 80G का हो सकता है, प्लस जो भी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां के लिए रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। फिर ही आप वो काम करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है आपको एग्जम्पशन दी जाएगी। आगे चलते हैं, हम लोग अब बात करेंगे मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की। जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन कराना क्यों है, ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद अगर आपने मन बना लिया है तो किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। एज स्टेटेड अबव देयर आर 3 पॉपुलर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले होता है हमारा ट्रस्ट का। जैसे आप जानते होंगे, ट्रस्ट इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय ट्रस्टर सेटलर हु ट्रांसफर्स द एसेट टू द सेकेंडरी पार्टी और ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ थर्ड पार्टी एंड बेनिफिशियरी। अभी क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, ट्रस्ट जो हम लोग बनाते हैं वहां पे क्या होता है, एक सेटलर होता है, एक ट्रस्टी होता है, जो कि जो बेनिफिट्स होते हैं वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा होता है। Trust is formed to help and support the deprived section of society. Any group of individual can register a trust in India. As such, there is no specific laws to govern the public trust. However, some states like Maharashtra and Tamil Nadu have their own public trust act. दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बात बताई गई है वो ये कहता है कि अगर आपको ट्रस्ट बनाना है तो आप किसी भी स्टेट में क्यों ना काम कर रहे हो, आप ट्रस्ट एक्ट के तहत एक ट्रस्ट बना सकते हैं और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ आपको सोशल एंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया जाएगा और आप सोशली काम कर सकते हैं। बट अगर आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं तो वहां पे जो ट्रस्ट एक्ट्स हैं वो सेपरेट होते हैं, तो उनके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसी के बाद आप ये ट्रस्ट बना के काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारी कैटेगरी आती है सोसाइटी की। सोसाइटी जो हमारी होती है, सोसाइटी इज अ लीगल एंटिटी दैट कैन बी क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड इन देयर कॉज फॉर प्रमोटिंग साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वेलफेयर एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सोसाइटी क्या होती है कि इसे 4-5 लोग इकट्ठा हुए, उनके पास एक कॉज है, उस कॉज के लिए वो काम करते हैं। काम करने के साथ साथ वो सोसाइटी बना सकते हैं। इन एडिशन सोसाइटीज वर्क क्रिएटिंग मिलिट्री एंड ऑर्फन फंड्स, मेंटेनिंग पब्लिक म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज। सोसाइटीज आर गवर्न बाय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। जो हमारी सोसाइटीज होती हैं वो गवर्न होती हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज टू बी एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हमारी जो इनकम टैक्स होती है उनको टैक्स अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, तभी वो रजिस्टर्ड मानी जाएंगी। इसी तरीके से जो हमारी स्टेट रजिस्टर्ड की सोसाइटीज होती हैं इनका भी कंपलसरी जरूर होता है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होती हैं तभी उनको टैक्स एग्जम्पशन दी जाएगी। सेकंड फॉर्म हमारे जो बिजनेसेस के बारे में बात करती थी वो थी हमारी सोसाइटी की। थर्ड हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो होता है हमारा सेक्शन 8 की कंपनी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करना चाहते हैं तो आपको एमसीए से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर आप एक सोशल कॉज के लिए काम करते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप सेक्शन 8 की कंपनी बना सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी इज सिमिलर टू अ ट्रस्ट और सोसाइटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी आर टू प्रमोट आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस चैरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो सेक्शन 8 की कंपनीज बनती हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको यहाँ बताए गए हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर सकते हैं। इसमें हमारा हो सकता है प्रमोट करना आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, इस तरीके की जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं इनको ही आप प्रमोट करेंगे तो आपका ये काम किया जाएगा।
they are registered under the Companies Act 2013 for charitable purposes, they have better credibility among government bodies, donors and other stakeholders. अभी क्या होता है, इनके पास एक बेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, उस अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ ये काम कर सकते हैं और जो इनके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी इनके ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि अगर ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सारे ही प्रोविजन देखने के बाद इनको ये दर्जा दिया जाता है, इसलिए इनको बेनिफिट मिलते हैं। आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे प्रोसेस की। इन इंडिया एवरीबडी इज फ्री टू डू सोशल एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे और आपके जैसे कोई भी लोग सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मिंग एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। बट इंडिविजुअल अगर काम करते हैं तो क्रिएट अ ग्रुप इन्वॉल्व्स वॉलंटरी एक्टिविटी। इस तरीके के ना हमको एक ग्रुप क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि सोशल कॉज के लिए हमको लोग चाहिए ही चाहिए। टू रन सच कंपनीज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज इन करेक्ट मैनर, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स नीड टू बी फॉलोड। मैंने आपको जैसे बताया था, अगर आपको इसको बनाना है तो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, उनको फॉलो करने हैं। तो अगर हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करें, रूल्स के बारे में बात करें, तो क्या होता है, अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे अगर आते हैं तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस में हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर हमको एक सोशल कॉज के लिए एंटरप्राइज बनाना है तो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर स्टेटिंग द एड्रेस दैट नीड टू बी रजिस्टर्ड। आपको सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन देनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए बिल देना है, एंटिटी का वाटर की बिल देने हैं, स्टैंडिंग देनी है। वहां से ही जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपको पिक किया जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के आइडेंटिटी प्रूफ के लिए 2 मेंबर्स का प्रूफ लगता है, और द प्रूफ कैन बी वोटर आईडी, डीएल और आधार पैन कार्ड। अभी क्या होता है, पासपोर्ट, आधार पैन जो नॉर्मल हमारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ में आप एक सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी पेपर आपके पास है तो आप सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर करके सोशल कॉज के लिए काम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बताते हैं, once the payment for registration is done, it takes about 8 to 10 days for an online registration। अगर आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना है तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो 8 से 10 दिन का समय लगता है पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होने में। Before the deed becomes valid throughout the country, the settler has to deliver a presentation at registrar's office। जब भी इसको हम लोग वैलिडिटी लीगल के प्रूफ करना चाहते हैं, वहां पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उनको लीगली इसको रिकॉग्निशन देने के लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। आगे चलते हैं हम लोग अब बात करेंगे सोसाइटीज के लिए कि अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द सोसाइटी, एड्रेस प्रूफ ऑफ द ऑफिस, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑल द मेंबर्स में बी ड्राइविंग लाइसेंस, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी, 2 कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय लॉज शैल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको ना एक सेक्शन 8 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी। यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी के पेपर्स हैं, उनके बाद जो पेपर्स होते हैं वो मेमोरेंडम और सोसाइटी बायलॉज के होते हैं। ये सारे पेपर आपको तैयार करने हैं और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं सोशल और बिजनेस एंटरप्राइज के बीच में डिफरेंस, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारी सोशल एंटरप्राइजेस होती हैं और जो बिजनेस में क्या डिफरेंस है, सोशल एंटरप्राइजेस जो होती हैं हमारी वेलफेयर और सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, प्लस जो बिजनेस होती हैं ये अपने गोल्स और कमर्शियल पर्पसेस के लिए काम करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो सोशल एंटरप्राइजेस प्राइमरीली वैल्यू करती हैं वेलफेयर एक्टिविटीज को। प्रॉफिट जो होती है वो उनका जनरेट तो होता है बट वो एक इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। प्राइमरी जो होता है वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम करती है। बट जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं उनका मोटिव ही प्रॉफिट का होता है, क्योंकि उनके पास पैसा लगा होता है इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स का। उनका टारगेट होता है उस पैसे को मल्टीप्लाई करना। Wealth includes sustenance and development of the social, environmental, cultural aspects of the society. The wealth that is generated will be utilized for the benefit। ये बिल्कुल नहीं बोला गया ना कि सोसाइटी में अगर आप सोशल एंटरप्राइज बना रहे हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, बट आपको उस वेल्थ को भी अपने सोशल कॉज के लिए लगाना है। और यहाँ पे क्या होता है, जो वेल्थ जनरेट होता है वो अपने कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए ये लोग क्या करते हैं, और ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के साथ साथ उस पैसे को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको सोशल एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ जूम सेशन में, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जुड़ते हैं आपके साथ जूम सेशन में। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडिया के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं। आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है कैरमल पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न यानी मूवी का परफेक्ट पार्टनर। पॉपकॉर्न या पॉप्ड कॉर्न कर्नल की एक किस्म है
जो गर्म होने पर फैलता है और फूलता है। ये कुछ मिनटों में बनने वाला स्नैक है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं। लो बजट की इन्वेस्टमेंट और ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन की वजह से इसे एक आइडियल बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। इस बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट डिटेल्स की बात करें तो अगर कैरेमल पॉपकॉर्न की बिजनेस कैपेसिटी 20 kg पर डे की होती है तो इसमें 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। पॉपकॉर्न मेकिंग में 5 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी के साथ 7 से 10 लोगों के मैन पावर की जरूरत होती है। बात करें अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की तो इसमें 9 से 12 लाख तक इन्वेस्ट करके 15% से 20% तक का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब आते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया पर। रोस्टेड मखाना। मखाना एक बहुत ही लाइट स्नैक और लोगों का पसंदीदा झटपट नाश्ता होता है। मखाना शुगर, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फिनॉल सामग्री के मामले में बादाम, अखरोट, नारियल और काजू जैसे सूखे मेवों से बेहतर, पौष्टिक और पूरी तरह से जैविक गैर अनाज वाला भोजन है। 100 ग्राम मखाना में 350 किलो कैलोरी, 9.7 ग्राम आसानी से पचने योग्य प्रोटीन, 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12.8 ग्राम नमी, 0.1 ग्राम वसा, 90 मिलीग्राम फास्फोरस और 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है। इसे ज्यादातर रोस्ट करके मसाले में डालकर खाया जाता है। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। इस बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्मॉल स्केल पर 10 से 12 लाख तक होती है, जो लार्ज स्केल पर बढ़कर 18 से 22 लाख तक हो जाती है। इस बिजनेस में स्मॉल स्केल पर 7 से 10 लोगों की जरूरत होती है, वहीं लार्ज स्केल पर 10 से 15 लोगों की जरूरत होती है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह स्मॉल स्केल पर 15 से 18 किलोवाट व लार्ज स्केल पर 25 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इस बिजनेस से आप 10% से 15% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के तीसरे बिजनेस आइडिया पर, पापड़ मेकिंग यूनिट। पापड़ बहुत ही लोकप्रिय व स्वादिष्ट खाने की चीजों में से एक है, जिसकी देश और विदेशों के बाजार में भी बहुत अच्छी मांग है। पापड़ शब्द भारतीयों से काफी परिचित है। ये एक भारतीय भोजन है जिसे आमतौर पर भोजन के साथ लिया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक वेफर जैसा उत्पाद है जो पारंपरिक रूप से गोल आकार का है, जो दालों के पाउडर, मसालों और नमक आदि के आटे से बनाया जाता है। पापड़ की मांग शहरीकरण और विशेष रूप से कस्बों या शहरों में जनता के जीवन स्तर में सुधार के कारण दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की अच्छी संभावना है। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 kg होने पर इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 60 लाख तक रहती है, जो कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। वहीं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 12 से 15 लाख तक रहती है। इस बिजनेस में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पर 5 से 6 लोगों का मैन पावर और 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर 15 से 20 लोगों के साथ 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। स्मॉल स्केल पर इसमें 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और लार्ज स्केल पर 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। पापड़ मेकिंग के इस बिजनेस से आप 15% से 20% तक प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। सॉल्टेड पीनट। मूंगफली तो सबकी ही फेवरेट होती है। लोग इसे नमक के साथ खाना पसंद करते हैं और अगर ये पहले से ही छिली हुई और नमक लगी हुई मिल जाए तो क्या ही बात है। आज का हमारा चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया भी इससे ही जुड़ा हुआ है। सॉल्टेड पीनट्स यानी नमकीन मूंगफली हल्के नमक में लपेटी हुई मूंगफली होती है, जिसे भारत में लगभग सभी लोग खाते हैं। नमकीन मूंगफली का व्यवसाय सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है, क्योंकि इसकी मांग हमेशा अधिक रहती है। ये न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन और विभिन्न खनिजों, विटामिन्स और पौधों के यौगिकों का भी एक उच्च स्रोत है। नमकीन मूंगफली बनाने का व्यवसाय आपके लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है। नमकीन मूंगफली भारत में सबसे तेजी से बिकने वाले स्नैक्स में से एक है, क्योंकि ये खाने में सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध है। अब बात करते हैं सॉल्टेड पीनट्स की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की। ये बिजनेस स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर होता है। स्मॉल स्केल की टोटल इन्वेस्टमेंट सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 15 से 20 लाख तक होती है, जहां 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। वहीं लार्ज स्केल पर 9000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ इसकी इन्वेस्टमेंट 1.3 करोड़ तक होती है।
इसमें 8 से 10 लोगों की जरूरत होती है। स्मॉल स्केल पर इसके इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की बात की जाए तो 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो लार्ज स्केल पर बढ़कर 80 से 100 किलोवाट तक हो जाती है। सॉल्टेड पीनट्स का बिजनेस आपको 12% से 18% तक प्रॉफिट दिला सकता है। आज के इस वीडियो में आपने जाने फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।